गुड इवनिंग सभी छात्रों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारा क्लासरूम में। आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है बुलियन सॉल्यूशन, जो हमारा लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कुछ हमने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। थ्योरी वाला चैप्टर जो था वो थ्योरी वाला पोर्शन भी पूरा हमने करा दिया है। आप सभी लोग जिन्होंने उस पोर्शन को, थ्योरी वाले पोर्शन को नहीं देखा होगा, तो हर एक टॉपिक के नाम से हमारा वीडियो है, उसको जरूर चैनल पर जा करके सभी वीडियो को देख लें और न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड उनको भी देख लें। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक है उसमें MCQ का, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते भी हैं, तो उनके कुछ इसमें क्या है कि ये बुलियन वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं MCQ वाले में, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए हमने आज का ये सेशन रखा है MCQ के लिए। साथ में चर्चा भी करते जाएंगे उससे लेसन से रिलेटेड भी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप सभी लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका क्वथनांक, हिमांक, वाष्प दाब और परासरण दाब, जिसमें से आपको राउल्ट का नियम याद होगा। किससे संबंधित है राउल्ट का नियम? वाष्प दाब। राउल्ट का नियम जैसा कि आप सब लोग जानते हो, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी किसी विलयन में जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है, यानी वाष्प दाब का अवनमन। तो हमारा किससे संबंध है उसमें? वाष्प दाब। तो हमारा किससे संबंधित है राउल्ट का नियम? वाष्प दाब से। सेकंड करते हैं। सेकंड है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? अनुसंख्य गुणधर्म में हम आपको पहले बता चुके हैं कि वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अनुसंख्य गुणधर्म हमारे केवल 4 हैं। एक वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। ये 4 हमारे अनुसंख्य गुणधर्म है। इसमें पृष्ठ तनाव नहीं है, श्यानता नहीं है, परासरण दाब यस, प्रकाशिक सक्रियता नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ? सी आंसर आपका सही है। थर्ड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? यहां पर आपको देखना है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इसका मतलब है कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है इसमें से? वाष्प दाब का अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन है, पृष्ठ तनाव नहीं है, परासरण दाब है। तो ये हमारा सी आंसर। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? वाष्प दाब न्यूनतम यानी कि बहुत कम। इन सबको देखेंगे किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में, नीट में और जेई मेंस में भी आपको इस प्रकार के, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं MCQ में, वो आपको जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर ही हमें आंसर बताना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला है 0.1 M मतलब मोलर बेरियम क्लोराइड विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2। चलिए, फिनॉल C6H5OH, सुक्रोज C12H22O11, सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें आपको ज्यादा से अच्छे से देखने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे विकल्प को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सबके फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिर हमको ये भी देखना है, थ्योरी वाले चैप्टर में हमने समझाया भी है आपको, इसमें आपको ये देखना है कि हमारा कौन सा आयनाइज होता है, यानी आयनित कौन सा होता है, कौन सा आयनित नहीं होता है। तो बेरियम क्लोराइड को देखेंगे तो बेरियम क्लोराइड आयनित होता है Ba+ में +2 यानी कि इसमें Ba का एक अणु बना और Cl के 2 अणु बने। तो कितने अणु हो गए? 3। फिनॉल आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है। तो ये तो आंसर आपका कैंसिल ही हो गया।
C12H22 हो गया। चीनी आयनित नहीं होती है, आयनित नहीं होती है, नहीं होगी तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। सेकेंड है आपका, फोर्थ है आपका NaCl, तो NaCl टूट जाता है आपका Na प्लस Cl माइनस में, तो Na का एक बना और Cl का एक बना, तो कितने अणु बने? 2 अणु। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, देख के बताना है कि ये 3 अणु आयनित होते हैं, ये 2 अणु आयनित होते हैं, तो वाष्प दाब किसमें कम होगा, किसमें कम होगा? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही हमारा शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब बहुत अधिक होता है। जैसे ही उसमें कोई विद्युत अवघट्य यानी विद्युत अनवघट्य मिलाते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? आयनाइज हो रहे हैं तो विद्युत अवघट्य हैं, और जब विद्युत अवघट्य मिलाएंगे तो क्या होगा? आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प दाब कम होगा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। ये 3 अणु हैं और ये 2 अणु हैं, तो मात्रा किसकी ज्यादा है? BaCl2 की, तो इसका वाष्प दाब हमारा कम होगा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। 5वें नंबर पर देखते हैं, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें है? इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, अवनमन मतलब कम किसका है? यूरिया आयनाइज नहीं होता है, ग्लूकोज आयनाइज नहीं होता है, बेरियम क्लोराइड, ये आपका बेरियम क्लोराइड ये वाला, और ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट यहां पे कर दें, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4, तो Mg+2 और प्लस SO4 -2, तो ये Mg एक अणु और SO4 एक अणु, कितने अणु हो गए? 2 अणु। और BaCl2 में कितने अणु हैं? 3 अणु। तो कौन सा सही होगा आपका राइट आंसर? BaCl2, सी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर बुक में देखें, मॉडल्स में देखें, किसी भी नेट पर सर्च करके बिलियन पार्ट के आप उसमें MCQ देख सकते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स को जरूर सॉल्व कर लें, ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, कर लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो सबसे नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? क्वथनांक सर्वाधिक होगा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन आपने पढ़ा होगा, जहां पर वाष्प दाब कम होता है वहां क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो क्वथनांक उन्नयन यानी कि आयनों की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी। ग्लूकोज आयन नहीं होगा। NaCl आयनित करो NaCl को, तो NaCl Na+Cl-, एक इसका कितने हो गए? 2। CaCl2 को आयनित करो तो Ca+2 + 2Cl-, तो ये क्या हो गया? Ca का एक अणु और Cl के 2, एक और 2 कितने हो गए? 3। और सुक्रोज आयनित नहीं होता है, तो 2 और 3 में किसके अणु ज्यादा है? 3 किसके हैं? CaCl2, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए नेक्स्ट, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं? समपरासरी मतलब ये होता है कि समान ताप पर जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासरी कहते हैं। तो हमें समान दाब पर, अब ये जो समपरासरी यानी परासरण दाब समान, परासरण दाब हमारा जो है वो हमारा अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि वो अणुसंख्य गुणधर्म है। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम अलग अलग करेंगे इनको। यूरिया आयनित नहीं होता है, यूरिया आयनित नहीं होता है, 2 आपके क्रॉस हो गए। चलिए अब इसको देखेंगे। NaCl अपना कितने अणु हैं? 2। Na2SO4 तो ये हो जाएगा आपका Na2Na+ + SO4 2-। इसके कितने अणु हो गए? 2 इसके और एक इसका, कितने हो गए? 3। तो ये कितना है? NaCl के कितने अणु हैं? 2। और यहाँ Na2SO4 इसके कितने अणु हैं? 3। पहले तो अणुओं की संख्या ही इसमें समान नहीं है, अणुओं की संख्या समान नहीं है तो समान ताप पर समपरासरी कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो ये भी आपका कैंसिल। बचा क्या है? ये सी आंसर आपका सही है। कैसे है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं CaNO3 का होल ट्वाइस।
चेंज करेंगे, आयनित करेंगे तो ये Ca+2 में आयनित होगा, प्लस NO3, 2 NO3 माइनस। अब 2 NO3 और Ca एक इसके अणु और 2 इसके अणु, एक इसका 2 इसके, कितने हो गए 3। अब देखेंगे MgCl2, इसको चेंज करेंगे तो Mg+2 प्लस 2Cl माइनस, तो इसमें क्या है 1, Cl कितने हैं 2, कितने हो गए 3। इसकी मोलरता, इसकी अणुओं की संख्या समान है, अणुओं की संख्या समान है, समान ताप है, समान परासरण दाब है, इसलिए ये जो होंगे हमारे ये संपरासरी होंगे, ये वाला सी आंसर आपका सही है। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है, सबसे अधिक परासरण दाब किसका है। चलिए वही कंडीशन इसमें भी लगनी है, आयनित करके फिर देखना है आपको। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंसेप्ट है कि आपको आयनित करना आना चाहिए, आयनित करना आना चाहिए। आयनित करना आपको आ गया, अणुओं की संख्या पता लगेगी, अणुओं की संख्या पता लगेगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो KCl आयनित होगा, BaCl2 आयनित होगा, ये भी आयनित होगा, ये आयनित नहीं होगा, इसको कैंसिल हटाओ। KCl आयनित करेंगे, चलिए KCl को आयनित किया, K+ और Cl माइनस, एक इसका कितने हो गए 2, वेरी गुड। BaCl2 को आयनित करेंगे तो Ba+2 और 2Cl माइनस, 2 इसका 1, इसके 2, कितने हो गए 3, इससे ज्यादा तो इसका होगा। चलिए इसको देखते हैं अब, NH4 का होल थ्राइज और PO4, इसको भी करेंगे तो 3NH4 प्लस PO4 -3। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखते हैं, इसके 3 अणु हो गए, 3 इसके 1 इसका, कितने हो गए 4। सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें है, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें है, NH4 का होल थ्राइज PO4 में, तो ये हमारा 4 है, इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी वहां परासरण दाब सबसे अधिक होगा, परासरण दाब अधिक होगा, क्वथनांक का उन्नयन सबसे अधिक होगा, हिमांक का अवनमन होगा, यानी कि हिमांक सबसे कम होगा, वाष्प दाब का अवनमन होता है तो वाष्प दाब सबसे कम होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में, और फिर कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपका MCQ बिल्कुल रेडी है। मेहनत करिए आप सभी लोग। बहुत सिंपल तरीका आपको बताते हैं, जिस सिंपल तरीके से बड़े से बड़ा आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, देख के नहीं घबराना है कि हमारे पास MCQ आ गया उसमें सवाल है, सवाल नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो वो कुछ नहीं है। चलिए, संगुणन के लिए I का मान कितना होता है। संगुणन का मतलब क्या है, 2 अणु मिलके एक अणु बना लिया, 3 अणु मिलके एक अणु बना लिया, तो क्या हो रहा है, अणुओं की संख्या कम हो रही है, अणुओं की संख्या कम हो रही है, अणुओं की संख्या कम हो रही है, तो क्या होगा I का मान भी 1 से कम आएगा। I का मान क्या होगा, 1 से कम आएगा। 1 से कम किसमें है, ये। अगर यहाँ पे वियोजन होता, संगुणन की जगह वियोजन होता, तो वियोजन वाले में I का मान 1 से ज्यादा आता। जैसे NaCl है, NaCl टूट के जा रहा है तो Na+ और Cl- 2 बना दिया उसने, एक इसका बना दिया, एक इसका बना दिया, तो ये 1 से ज्यादा बन गए, 1 से ज्यादा बन गए। कैसे बनते हैं आगे सिखाएंगे। अनंत तनुता पर जलीय विलयन Na2SO4 विलयन का वान-टॉप गुणक का मान कितना होता है। वान-टॉप गुणक का मान कितना होता है, वान-टॉप गुणक यानी कि I का मान कितना होता है। चेक करेंगे किससे, Na2SO4 2 Na है, 2 Na प्लस का साइन क्योंकि ये आयनित हो गया है, SO4 इसका 2 माइनस, 2 इसके अणु, इसका अणु 1, कितने हो गए 3। तो अणुओं की संख्या कितनी है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2 और 3 के मध्य नहीं है, कितनी है 3। वेरी गुड। चलिए हो गया ना, 10 आपके हो चुके हैं, आगे और कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका 11th क्वेश्चन है आपका, 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ग्राम प्रति लीटर में आपको सांद्रता निकालनी है। आपके पास दिया क्या है,
सबसे पहले इसको देखना है 0.2 m, m यानी कि मोलरता, H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो क्या निकालेंगे हम इसको, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसका फॉर्मूला आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता गुणा अणुभार। मोलरता कितनी है 0.2 m गुणा अणुभार इसका निकाल लीजिए, H2SO4 का अणुभार हमारा H के 2 हैं, S का 32, O 64, 98, 98 का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर। सबसे पहला देखिए 11th में क्वेश्चन है आपका 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अगर निकालना है तो आप मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता गुणा अणुभार, ये आपका फॉर्मूला इसमें है, वो उससे आप कर सकते हैं। मोलरता रखिए और इसका अणुभार निकाल के रखिए और दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ जाएगी। आंसर होगा आपका डी। चलिए यदि किसी नेक्स्ट करिए, यदि किसी विलयन के दो घटक हैं, एक आपका ए घटक है, एक है आपका बी घटक, इनके क्वथनांक हैं आपके 60 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा घटक विलायक होगा? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि जैसे ही हम शुद्ध विलायक लेते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बहुत अधिक होता है। जब वाष्प दाब अधिक होगा तो क्वथनांक उसका निम्न होगा यानी कम होगा। तो जिसका वाष्प दाब अधिक होगा क्वथनांक कम होगा। शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है तो वो क्वथनांक उसका क्या होगा? कम। क्वथनांक जिसका कम है वो विलायक है। कम कौन है? कौन सा घटक विलायक होगा? विलायक ढूंढना जिसका कम है 60 और 120। 60 ए का है और बी का 120 है, तो कम किसका है? 60 का। किसका है कम? ए का। ए का है 60 तो ये कम हो गया आपका केवल ए। ये आपका आंसर सही है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता द्रव विलायक में अधिकतम होती है? द्रव विलायक में कौन सी गैस अधिक ज्यादा घुल जाती है? इसको भी हम आयनित करके देखेंगे कि आपकी कौन सी गैस घुलेगी। ये डिपेंड करता है या तो हेनरी के नियम से, जितना प्रेशर डालेंगे वो गैस उतनी घुलती जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो आयनित हो जाएंगी। गैस उसमें आयनित हो रही है पहले से विलायक में, तो उस पर हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और वो अधिक घुलती जाएगी क्योंकि वो उसके साथ में पहले से घुल मिल गई है। समझ में आया ना? एक हमने बताया था हेनरी के नियम में, एक अच्छा बच्चा लो एक खराब बच्चा लो, यानी कि इसको कम आता हो एक इसको बहुत अधिक आता हो, इन दोनों को संपर्क में रखा जाए तो क्या होगा कि एक दूसरे के गुण वो सीखने लगेंगे। अब क्या होगा, जैसी गैस क्या है, अगर वो पहले से आयनित हो रही है तो आयनित हो रही है विलायक के साथ में, तो विलायक से क्रिया करके आयनित होने लगी खुद ही। जब खुद ही आयनित होने लगेगी तो वहां वास्तव जो प्रेशर पड़ेगा आपका हेनरी वाले नियम से वो आपका कम लगाना पड़ेगा। O2 गैस है आयनित नहीं होती है, कैंसिल। ये Cl2 गैस आयनित नहीं होती है, कैंसिल। N2 गैस नहीं होती है, HCl H प्लस Cl माइनस में आयनित हो जाती है। तो ये हमारी ये आंसर आपका सही है। 14 नंबर है Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 ml बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा क्या है? उपयुक्त मात्रा W। उपयुक्त मात्रा का मतलब है W निकालना है। ऊपर वाले रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल लगा देंगे। इस लेसन से आपको न्यूमेरिकल ही ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे इस लेसन में। एक तो आपको न्यूमेरिकल आपको जरूर इसमें ऑप्शन में जरूर मिलेगा, आपको एमसीक्यू में, एमसीक्यू में मिलेगा एक क्वेश्चन आपका आती लघु में मिलेगा, शॉर्ट टाइप में लघु में भी मिलेगा, एक विस्तृत में भी मिलेगा। यानी 8 नंबर का ये पेपर में आता है। ये लेसन आपका 8 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिए। सारे वीडियो देख लीजिए, जितने भी वीडियो अभी तक हमने अपलोड किए हैं उसमें आपका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट है। थ्योरी वाला पोर्शन अलग है और उसमें केवल 2 वीडियो हैं न्यूमेरिकल के, उनको आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल जब आपको लगाना है और
एक आपका ये एमसीक्यू का हो जाएगा। इन सभी को मिला के आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार जब भी आप वीडियो देखें अपनी बुक को अपने पास जरूर रखें, बुक को अपने पास जरूर रखें, कोई सी भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या किसी भी के.एन. शर्मा, बाउंटा और बालाजी, किसी भी बुक को आप अपने पास जरूर रखें और उससे जरूर देखते जाएं। चलिए, Na2CO3 के 0.2 एम बिलियन के 500 ml बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा है, तो 500 ml दिया है इसमें, यानी कि बिलियन का आयतन, 0.2 m दिया है यानी मोलरता, Na2CO3 दिया है, इससे बाहर निकल आएगा तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल n यानी कि W/m सीधा कर दें, हाँ, इंटू V आयतन लीटर में करेंगे 1000 हो जाएगा ऊपर, कर दें। अब तो आ जाएगा समझ में। Na2CO3 है, मोलरता कितनी दी है पहले से 0.2 इज इक्वल टू W अपन को निकालना है, 1000 मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि ml में ले लिया ये। अब स्मॉल m Na2CO3 का अनुभार निकालना है, Na2CO3 दो Na है, Na का होता है 23, 23 दूनी 46, C कार्बन 1 है 12, 16 × 48, ये O का 16 होता है 3 है तो 48 हो गया आपका, 8 2 10 6 16, 4 4 8 1 9 1 10, 106, 106। ठीक है, अब क्या करना है, W निकालना है, कर दीजिए, 106 गुणा, और इसका कहाँ है, कितने ml है, 500 ml, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 2 से काट दो ये 53, तो W बराबर 53 गुणा 0.2 करो, 2 3 6 2 5 10, 10.6, 10.6 ग्राम, 10.6 कहाँ है भैया, 1.53 नहीं है, 3.06 नहीं है, 5.3 नहीं है, 10.6 ये राइट आंसर डी आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं 15 नंबर का, 15 नंबर करते हैं, करते जाइए। बिल्कुल आपका एमसीक्यू आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाएगा, एमसीक्यू आएगा, संख्या बदल के आ सकती है लेकिन सभी टाइप के आपको हम यहाँ पे करा देंगे, इससे आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। चलिए Na2CO3 के ये तो हो गया आपका, सेम यही कंडीशन दूसरे वाले में भी लगानी है। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग भी बहुत मेहनत करिए पढ़ने में, जिससे आप हमारा वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो जाए। हमारा प्रयास है कि आप तक इस पढ़ाई को पहुंचाना। जो बच्चे जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है, जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, ऐसे बच्चे जरूर जुड़ें और बिल्कुल केमिस्ट्री को आप बिल्कुल ये समझिए चुटकियों में सीखिए, कहीं पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको अपने आप ही केमिस्ट्री सब कुछ समझ में आएगा और ऐसी समझ में आएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आपको केमिस्ट्री का नाम लिया जाएगा आप पवन सर को जरूर याद करेंगे। चलिए, 5 लीटर 2 m NaOH बिलियन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या, आपको डायरेक्ट क्या चाहिए, अब मोलों की संख्या। चलिए, मोलरता, मोलों की संख्या अपन आयतन ml में करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा 1000। चलिए, मोलरता कितना है, 2 m, 2 बराबर मोलों की संख्या निकालना है, n कर दें, चलो ठीक है। आयतन 5 लीटर है, लीटर ही दिया है पहले से, इसको हटा दो, लीटर पहले से दिया है भाई, n बराबर 5 दूनी 10, तो कितना सिंपल है, वाह, 10 कहाँ है, वेरी गुड। चलिए 16,
लास्ट आपका ये और करा दें, चलिए और करा देते हैं, 16 20 कर देंगे। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर बिलियन का है m, मोलरता गुणा क्षारकता। क्षारकता का मतलब है कोई भी एसिड है तो कितने H प्लस आयन देता है। H3PO4 है तो 3H प्लस आयन देगा ये, और प्लस PO4 3 माइनस, तो ये क्या है 3H प्लस आयन दिए तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई 3, क्षारकता 3। जैसे कि H2SO4 है तो 2H प्लस आयन देगा, इसकी क्षारकता 2। HCl है 1H प्लस आयन देगा, इसकी क्षारकता 1। ठीक है, ये इसको क्षारकता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर क्या है मोलरता, मोलरता कितनी दी है 1n, तो 1 गुणा क्षारकता कितनी है इसकी 3, 3 एकम 3, 3n। ये आंसर आपका सही है। 4 और कराते हैं, आपके 20 हो जाएंगे और 20 से आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। इनको जरूर आप, लेकिन आपको अभ्यास जरूर करना है। आपको यहाँ इसके साथ में आपको जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे उनसे करना है, जो भी बुक्स हैं आपके पास उनसे करना है। आपको टाइप यही मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या है? तो सबसे पहले मोल प्रभाज में हमें क्या करना है, मोल निकालना है दोनों के, जल के और ग्लूकोज के। जल के मोल निकालेंगे, जल के मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार। जल के मोल ग्राम भार बटे अणु भार, ग्राम भार है 90, अणु भार है 18 जल का, 18 पंचे 90, 5 मोल। ग्लूकोज के मोल निकालेंगे, ग्लूकोज के मोल निकालेंगे, ग्राम भार है 1.8 और ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, जीरो हटाएंगे या इसको यहां से बढ़ा दो, यहाँ जीरो, 1800 हो गया। 1800 का इसमें देंगे 1/100 यानी 0.001। मोल किसके निकालने हैं, मोल प्रभाज किसका निकालना है, ग्लूकोज का। जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और बाकी दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं। मोल प्रभाज का फॉर्मूला भी यही है। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज क्या है इसका, ग्लूकोज के मोल ऊपर, ग्लूकोज के मोल है 0.01 और दोनों के मोल नीचे प्लस में 5 प्लस 0.01, तो 0.01 अपॉन 5.01 यानी 1/501, इसका इसमें भाग देना है। भाग दे के देखिए आपका लगभग आपका आएगा ये वाला आंसर, चेक कर लीजिए उसमें करके। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है आपका, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या है? आसुत या शुद्ध जल की मोलरता हमने पूरी कैलकुलेट करके आपको न्यूमेरिकल जो चैप्टर हमने न्यूमेरिकल वाला जो टॉपिक है, न्यूमेरिकल वाला जो हमने वीडियो बनाया है उसमें आप जरूर जाइए और उसमें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके दिखाया है और उसमें आंसर आपका है 55.56, 55.56। बिलियन होता है, बिलियन हमारा कौन सा मिश्रण है, बिलियन होता है कौन सा मिश्रण है, बताइए जल्दी जल्दी। बिलियन हमारा कौन सा मिश्रण है? सब शुरुआत में ही सबसे पहले बताया था कि कौन सा मिश्रण है, ये समांगी। रुधिर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। रुधिर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये हेनरी से नियम से संबंधित है, हेनरी के नियम से संबंधित है। वहां पर आपको हेनरी के नियम वाला वीडियो आपको जरूर देखना है, वहां पर आपको सब बताया होगा। तो टाइफाइड है नहीं, पेचिस है नहीं, एनोक्सिया है वो। और इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, इसको जरूर अच्छे से अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप पूरे 8 मार्क्स बिलियन वाले चैप्टर से कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करना है, हर बुक को पढ़ना है और साथ में आपको वीडियो जरूर देखना है। वीडियो जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको उतना अच्छा याद रहेगा और आपको बिल्कुल ये जो ज्ञान है, ये कंसेप्ट है, वो बिल्कुल परमानेंट आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे।
इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, और सभी बच्चे जरूर इनको फॉलो करें, इनको देखें और इनको समझें, जिससे आपको केमिस्ट्री सीखने में कोई भी परेशानी ना आए। ये हमारा चैप्टर लेसन जो फर्स्ट है वो आपका सॉल्यूशन बिलियन, आज हम इसका एंड करते हैं। कल से आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर 2 आपको कल से आपको पढ़ाया जाएगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके अपना जो भी इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में आती है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जरूर देखिए।